नमस्ते। अभी मैं एक रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देख रहा था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जिसमें दिसंबर 2024 तक शेयर बाज़ार में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, उनमें किस इन्वेस्टर की कितनी हिस्सेदारी है उनके डिटेल्स दिए थे। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग पिछले 13 सालों के निचले स्तरों पर पहुंच चुकी है। उनकी होल्डिंग आ चुकी है 17.4% पे, जबकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी होल्डिंग बढ़ के हो चुकी है 12.2%। दिस इज़ अ मल्टी ईयर हाई। और जो डायरेक्ट निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं, उनकी भी हिस्सेदारी कई सालों के उच्चतम स्तरों पे पहुंच चुकी है, वो है 9.8%। तो अगर आप देखोगे जितना पैसा म्यूचुअल फंड्स में है 12.2%, और जितना पैसा लोग डायरेक्ट शेयर्स खरीद के निवेश करते हैं 9.8%, काफ़ी सिमिलर नंबर है, 2.5-3% के आसपास का डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, और अगर आप डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हो तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा 100% निवेश डायरेक्ट स्टॉक्स में है। मेरा एक भी रुपया मैंने म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश नहीं किया हुआ है। अगर कोई डायरेक्ट शेयर्स खरीदता है तो उसे काफ़ी एफर्ट, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है रिसर्च करने के लिए। जिन भी कंपनियों में वो इंटरेस्टेड है निवेश करने के लिए, उन कंपनियों के बारे में सारी डिटेल्स पता करना, ये जानना कि कंपनी का आगे का फ्यूचर ग्रोथ कैसे रहेगा। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि शेयर बाज़ार में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा अगर आपको कंपनियों को अच्छी तरह जानना है। इन जनरल अगर मुझे किसी कंपनी को एनालाइज करना है इन डेप्थ, तो मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं उस कंपनी के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल में जानने के लिए, उस इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानने के लिए। तो काफ़ी मेहनत का काम है, जैसे आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। और ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि आपने एक कंपनी को एनालाइज किया तो आप उसमें उसको शॉर्टलिस्ट करोगे ही, उसमें निवेश करोगे ही। तो कई बार ऐसा होता है कि आप 5 कंपनीज एनालाइज करते हो, उसमें से एक चुनते हो, शायद एक भी ना चुनो। आप 10 कंपनीज एनालाइज करोगे, उसमें से 2 या 3 कंपनी शॉर्टलिस्ट करो निवेश करने के लिए। मैं एक किस्सा बताता हूँ कि एक कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टेड था, तो उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया। ऑलमोस्ट 13-14 घंटे का मैंने एफर्ट डाला। मेरा ऑलमोस्ट मन बन ही रहा था कि उसमें निवेश करूं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक लग रहे थे। इंडस्ट्री इज़ लुकिंग फॉर अ गुड ग्रोथ इन द फ्यूचर। कॉम्पिटिटर्स भी उसके इतने स्ट्रांग नहीं हैं, मैनेजमेंट भी ठीक ठाक लगा। तो सारे पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे मैं किसी कंपनी को एनालाइज करता हूँ, उसमें वो कंपनी लार्जली फिट बैठती थी। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट आई चोज नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, बिकॉज जब मैं मैनेजमेंट के बारे में और डिटेल पता करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे पता चला कि उनके जो मैनेजमेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं। वो किसी पार्टी से एमपी रहे हैं, अभी भी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्लोजली लिंक्ड है। और जिस स्टेट में वो ऑपरेट करते हैं, जहाँ उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ उनकी ऑफिसेस हैं, वहाँ पर इस टाइम पे अपोजिशन की गवर्नमेंट है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की सोचता है तो काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफर्ट है, काफ़ी टाइम लगता है, और साथ साथ में स्किल्स भी चाहिए। बिकॉज आपको जो ऊपरी स्तरों पे दिख रहा है उस पर रिलाई नहीं करना है।
जो ऊपरी स्तरों के नीचे 2-3 लेयर तक सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करनी है। बिकॉज आप किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को सुनोगे तो जनरली वो अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें ही कहेंगे। अगर मान लो रिजल्ट ख़राब भी आया है तो भी कहेंगे कि नहीं, ये तो एक क्वार्टर का प्रेन था, या 1-2 क्वार्टर रहेगा, तीसरे क्वार्टर से ठीक हो जाएगा। तो जनरली आपको हार्डली कोई ऐसी कंपनी, हार्डली कोई ऐसा मैनेजमेंट मिलेगा जो बहुत फ्रैंक अपफ्रंट बता देगा कि ये चैलेंजेस ज़्यादा टाइम तक लास्ट कर सकती हैं, या ये इश्यूज चल रही हैं कंपनी के साथ। मोस्टली मैनेजमेंट चीज़ों को शुगर कोट करने की कोशिश करता है या पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देने की कोशिश करता है, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर वो ज़्यादा पेसिमिस्टिक या रियलिस्टिक पिक्चर पेश कर देंगे तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा। तो आपके पास वो स्किल भी होनी चाहिए कि परखने की कि बोला क्या जा रहा है और सच्चाई क्या है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हर किसी के लिए पॉसिबल ना हो, इतना टाइम निवेश करना, चीज़ों को इतनी गहराई में समझना। तो म्यूचुअल फंड में ये दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ पर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है आपके लिए। वो ये सारा रिसर्च करता है, वो ये सारा काम करता है, अच्छी कंपनियां ढूंढता है और उनमें आपका पैसा निवेश करता है। बदले में आपको एक कन्वीनियंस फ़ी, जो कि एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, वो आपको पे करना होता है। तो जनरली इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करोगे तो 1.25% से लेके 2.25% के बीच में ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। तो अगर आप 10,000 निवेश करोगे तो आपको वो तुरंत कट के नहीं दिखेगा, बट जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बनेगा या रिटर्न्स बनेंगे तो वो पैसे फीस के तौर पे कट जाते हैं आपके एनएवी में। जो आपको एनएवी दिखता है डेली बेसिस पे, उसमें वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका होता है। तो जिनके पास इतना टाइम नहीं है, जिनके पास इतना स्किल्स नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ें या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को पकड़ें और अच्छे म्यूचुअल फंड्स पता कर लें कि इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है, तो बिना किसी हेडेक के आप उसमें निवेश कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन भारत में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो खुद से भी निवेश करना चाहते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो थोड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं और थोड़ा हिस्सा खुद से भी निवेश करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो सारा हिस्सा खुद से ही निवेश करते हैं, मेरी तरह। तो आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस। तो जनरली जो फंड हाउसेस हैं वो किसी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को सिलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम मैनेज करने के लिए, और साथ में उसके 1 या 2 जूनियर जुड़ सकते हैं जो उनको हेल्प करेंगे एंड स्टफ। बट जनरली जो रेप्यूटेड फंड हाउसेस हैं वो किसी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर को सिलेक्ट करते हैं फंड्स मैनेज करने के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टर हो और आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो तो ऑब्वियसली पहले के कुछ साल आपको चीज़ों को सीखने में, समझने में, उसमें टाइम जाएगा। आप म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, आप उसके एक्सपीरियंस को मैच नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो और आपका अनुभव जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो वो एडवांटेज भी बन जाता है। तो जैसे मुझे खुद को 15 साल हो गए हैं खुद के डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हुए, तो अभी मैं देखता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के फंड मैनेजर्स हैं उससे धीरे धीरे एक्सीड होते जा रहा है। 5 साल बाद मेरा अनुभव 20 साल का हो जाएगा। तो कितने ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जो 20 साल का उनका अनुभव होगा, 10 साल बाद मेरा अनुभव 25 साल का हो जाएगा। तो कितने ऐसे फंड मैनेजर्स होंगे जिनका अनुभव 25 साल का होगा। तो
अगर मैं शुरुआत से कंपेयर करूं, अगर और आप इसको तराजू की तरह देखो, तो जब मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था, जब मैं नया आया था, तब अगर मैं पैसे किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास या म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, तो जो एडवांटेज है वो म्यूचुअल फंड की साइड है, बिकॉज वहाँ पर एक्सपीरियंस मैनेजर है, मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है। बट जैसे 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 मेरा अनुभव बढ़ते जाएगा, तब वैसे वैसे ये तराजू एक पॉइंट के बाद बैलेंस पे आ जाता है। तो मेरे केस में ऑलमोस्ट 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को मैच करने लगा था, और अभी कुछ टाइम से मैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट करने लगा हूँ। तो जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ते जाएगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो वैसे वैसे ये जो एक्सपीरियंस वाला फैक्टर है वो आपकी साइड आने लगेगा। बिकॉज अगर मान लो किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास 25 साल का अनुभव है इन्वेस्टिंग करने का, आप कितने ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स और फंड मैनेजर्स ढूंढ पाएंगे जिनका एक्सपीरियंस 25 साल या उससे ज़्यादा है, राइट? तो एक्सपीरियंस वाले मामले में ये इस तरह से वर्कआउट करता है। अब आते हैं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब इस मामले में हमेशा म्यूचुअल फंड जीतेगा, बिकॉज उनके पास बड़ी टीम्स होती हैं, उनके पास अगर बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है तो उनके पास सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। कैपिटल गुड्स का अलग एक्सपर्ट, एफएमसीजी का अलग, बैंकिंग का अलग, एक्सेट्रा, राइट? जबकि आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको ही सारे इंडस्ट्री का नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, जो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एक्सपीरियंस, राइट? और दूसरी चीज़ है, जो फंड हाउसेस हैं उनका डेली इन एंड आउट यही काम है, और वो इसी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो जो उनके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, मतलब उनका जो सर्कल है जिनके साथ वो जुड़े हुए रहते हैं, तो जैसे ही कुछ शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ होती है वो उनको जल्दी मिलती है, किसी रिटेल इन्वेस्टर से मोस्टली पहले मिल जाती है। तो वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के मामले में हमेशा म्यूचुअल फंड्स जीतेंगे। आई डोंट थिंक रिटेल इन्वेस्टर कभी इसको मैच कर पाता है, अनलेस एंड अनटिल आप 2-3 हज़ार करोड़ का आपका कॉर्पस हो जाए और आप शेयर बाज़ार में एकदम वेल नोन पर्सनालिटी बन जाओ, और आप भी दलाल स्ट्रीट में आपका भी एक होल्ड हो और आपके पास भी इंफॉर्मेशन उसी स्पीड पे आ रही हो, जो बहुत ही रेयर है। तो ये फैक्टर में हमेशा म्यूचुअल फंड्स आगे रहेंगे, चाहे आपके एक्सपीरियंस 0 ईयर्स हो या चाहे आपका एक्सपीरियंस 15 साल हो या 25 साल हो। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो है लिक्विडिटी इश्यूज इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब मान लो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम बड़ा हो चुका है, 50,000 करोड़ का उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, और आपको किसी स्मॉल कैप स्टॉक पसंद आ गया या आपको कोई मिड कैप स्टॉक पसंद आ गया, तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 5% हिस्सा भी उस स्टॉक में डालना चाहते हो, तो 50,000 करोड़ का 5% होता है 2500 करोड़। तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड 2500 करोड़ किसी स्मॉल कैप स्टॉक में बाय करने की कोशिश करेगा, तो मोस्टली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि वो 2500 करोड़ का माल आराम से खरीद सके। अगर वो 25 करोड़ का माल खरीदने बैठेगा और उसने देखा कि 200 रुपये पे भाव पे रीज़नेबल लग रहा है, मैं ख़रीदने बैठता हूँ, तो खरीदने बैठेगा तो कई बार अपर सर्किट लग जाएगा, बिकॉज इतना माल उसको खरीदना है तो सामने कोई बेचने वाला भी तो चाहिए इतना माल। एंड सेम वे, जब म्यूचुअल फंड बेचने निकलेगा इतने अमाउंट का माल, 2500 करोड़ का माल, और मार्केट मान लो करेक्शन में है, तो वो जब बेचने निकलेगा तो स्टॉक में कंटिन्यूस निचली सर्किट लग सकती है, डाउन सर्किट लग सकती है, बिकॉज सामने को इतना खरीदने वाला माल तो चाहिए। तो ये पॉइंट म्यूचुअल फंड्स के कई बार अगेंस्ट जा सकती है, जैसे जैसे वो फंड स्कीम बड़ा होते जाता है। तो उसके पास फिर
किसी स्मॉल कैप स्टॉक में या मिड कैप स्टॉक में रीजनेबल चंक ऑफ होल्डिंग एज कंपेयर टू द जो पोर्टफोलियो है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का, वो चांसेस कम होते जाते हैं। फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना एलोकेशन लार्ज कैप या फिर बड़े बड़े मिड कैप्स में करना पड़ता है ताकि उनको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना आए। जबकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको अगर कोई स्मॉल कैप स्टॉक पसंद आया और आपके पास मान लो 5 करोड़ का कॉर्पस है, पोर्टफोलियो है, तो 10% भी आप लेने बैठे 5 करोड़ का तो सिर्फ 50 लाख रुपया होता है। तो आप आराम से किसी भी कंपनी में मोस्टली 50 लाख के शेयर खरीद पाओगे। आपको ये नहीं होगा कि आप खरीदने बैठोगे तो ऊपर की सर्किट लगे जा रही है कंटिन्यूस 3 4 5 दिन। सेम जब आप बेचने जाओगे तो भी मोस्टली आप अपना माल एक ही दिन में एक ही ऑर्डर में बेच पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको इतना रुकना पड़ रहा है, आप अगर बेचने बैठोगे तो निचले की सर्किट लग जाएगी। तो ये इश्यू म्यूचुअल फंड्स के लिए आता है कि जब उनकी साइज़ बड़ी बनते जाती है वैसे वैसे उनको अपना स्मॉल कैप और मिड कैप में दे कैन नॉट टेक ह्यूज एलोकेशन टू दोज स्टॉक्स, बिकॉज अगर वो खरीदने बैठेंगे तो ऊपर की सर्किट लगती जाती है, मतलब भाव महंगा होते जाता है खरीद भाव, और जब वो बेचने लगते हैं तो नीचे की सर्किट लगने लगती है, मतलब जो उनका बेचने का भाव है वो घटते जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है जब जो फंड का साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है। 5th पॉइंट है जो सेबी के रेगुलेशंस गाइडलाइंस होते हैं उनको मीट करना। तो मैं अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 10% मेरी हिस्सेदारी एक लार्ज कैप स्टॉक में थी, और वो लार्ज कैप स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे जा रहा था। ऑलमोस्ट 2 साल में वो 3 गुना हो गया। वो लार्ज कैप स्टॉक है फिर भी 3 गुना हो गया, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और मुझे आगे भी दिख रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो मुझे वो बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही स्टॉक किसी म्यूचुअल फंड ने ख़रीदा होता और अगर वो इतना तेज़ी से रिटर्न्स दे रहा है तो म्यूचुअल फंड वालों को अगर लग भी रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेगा तो भी उनको बेचना पड़ेगा, बिकॉज सेबी की गाइडलाइंस है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम किसी भी एक स्टॉक में 10% से ज़्यादा अपनी होल्डिंग्स नहीं रख सकता। तो ये डिसएडवांटेज म्यूचुअल फंड्स के साथ रहता है कि अगर कोई स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, और वो अगर अपने उनके पोर्टफोलियो जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसको उसके 10% एलोकेशन को एक्सीड कर रहा है, उनको पता है कि ये अच्छा स्टॉक है, आगे भी अच्छा करेगा, फिर भी उनको अपना एलोकेशन उसमें ट्रिम डाउन करना पड़ता है टू मीट द सेबी गाइडलाइंस। जबकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आई हैव नो सच रिस्ट्रिक्शन। तो जो मैं स्टॉक का एग्जांपल बता रहा हूँ वो इतना अच्छा परफॉर्म करते गया कि वो मेरे पोर्टफोलियो का 25% हिस्सा बन गया, बिकॉज मेरे पास मुझे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर कोई स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का 10% से ऊपर होते जा रहा है तो मुझे बेचना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं था कि मैं ज़बरदस्ती उसे बढ़ाते जा रहा था एलोकेशन, मैंने ले रखा था और स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे जा रहा था, तो ऑब्वियसली वो अगर मेरे पोर्टफोलियो के दूसरे स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो परसेंटेज रेशियो है या परसेंटेज एलोकेशन है टुवर्ड्स माय होल पोर्टफोलियो वो अपने आप बढ़ रहा था। तो ये एक डिसएडवांटेज म्यूचुअल फंड्स में होता है। अब आते हैं 6th और लास्ट पॉइंट, ये है शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस प्रेशर। जनरली क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और जो उनके फंड मैनेजर्स हैं उनकी जो बोनसेस हैं या उनके जो कॉम्पेंसेशन है वो जनरली उनके पोर्टफोलियो और या उनके जो फंड्स हैं उनके परफॉर्मेंसेस को लिंक्ड होते हैं। तो कई बार क्या होता है जो फंड मैनेजर है या कोई फंड हाउस है वो अपने बेनिफिट के लिए कई बार शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के पीछे भागता है। मतलब
किसी मोमेंटम स्टॉक के पीछे चल देंगे, या फिर अपने पोर्टफोलियो को रीएलोकेशन करेंगे ड्यूरिंग द एंड ऑफ मार्च या ड्यूरिंग एंड ऑफ दिसंबर, ताकि वो ईयरली रिटर्न्स जब कंपेयर हो तो उनके फंड का रिटर्न्स अच्छा दिखे। तो वो सारा प्रेशर्स कई बार एज एन इन्वेस्टर आपके रिटर्न्स को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है या आपको रिटर्न्स को थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, अगर फंड हाउस या फंड मैनेजर ये शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के पीछे भाग रहा है। तो अगेन दिस इज समथिंग विच, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे फंड हाउस या सारे फंड मैनेजर्स ये करते हैं, बट कुछ कुछ फंड मैनेजर्स ये ज़रूर करते हैं कि अपने रिटर्न्स को फिनेंशियल ईयर एंड या कैलेंडर एंड में अच्छा बताने के लिए वो शॉर्ट टर्म चेंजेस करते हैं ताकि वो रिटर्न्स अच्छा दिखे। जबकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे ये चीज़ या ये प्रेशर नहीं है कि मुझे अपना पोर्टफोलियो ऐसे दिखाना है कि दिसंबर एंड में मेरा कैसा हुआ या फिनेंशियल ईयर एंड में कैसा हुआ। तो उस चक्कर में मैं ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लूँ जो मेरे पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म में रिकमेंडेड नहीं है। तो ये एक लास्ट डिसएडवांटेज है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रहता है, बट डायरेक्ट होल्डिंग में नहीं रहता है। अगर मुझे समराइज करना है तो मोस्ट पीपल के लिए या ज़्यादातर लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स ही सही है, बिकॉज किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए इतना टाइम देना, इतनी चीज़ों को समझना, इतने इंडस्ट्रीज़ को समझना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, अगर आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हो और कन्वीनियंस चाहते हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स ही सही है। लेकिन अगर आप बहुत ही पैशनेट है इस चीज़ के बारे में, जैसे कि मैं हूँ, और आपने ये मन बनाया है कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है, मुझे ये चीज़ें खुद से करनी है, मुझे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे इस मार्केट में अगले 30 साल 40 साल 50 साल तक रहना है, तो आप बेशक आइए। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनिशियली कुछ ईयर आप सीखोगे, आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड रहोगे, पूरी मेहनत से आप रिसर्च करोगे, आप फोकस्ड रहोगे अपने अप्रोच में, तो आप बड़ा पैसा भी बना सकते हो डायरेक्ट निवेश करके। तो अगर कोई कंप्लीटली न्यू इन्वेस्टर है जो अभी तक जिसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया या स्टार्ट किए हुए जस्ट कुछ महीने 1-2 साल हुए हैं, तो उन्हें मैं एक अच्छा अप्रोच सजेस्ट करूँगा जिससे उनके रिटर्न्स भी अच्छे बने और उनका जो सीखने की तलब है वो भी पूरी हो जाए। तो जो अप्रोच मैं सजेस्ट करूँगा जिनको लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना है उनके लिए, कि जब आप नए आते हो तो मोस्टली आप भले ही मानो ना मानो, आप इनिशियली काफ़ी सारी गलतियां करेंगे चीज़ें सीखने के लिए, इनिशियल 5 साल 7 साल 10 साल। तो बेस्ट अप्रोच जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि जब आप आते हो, आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका 80% आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए, 15 से 20% आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करिए। और हर साल 1-1 साल के बाद आपको एक आइडिया भी आएगा कि आप कैसे कर रहे हो आपके डायरेक्ट पोर्टफोलियो में, आप सही स्टॉक्स चुन पा रहे हो या नहीं, आपको जो रिसर्च करने के लिए जितना एफर्ट्स चाहिए, टाइम चाहिए, स्किल चाहिए, यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, आप में वो गुण है या नहीं। तो वो आपको धीरे धीरे वो सब चीज़ें पता चलती जाएंगी कि आपके लिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बना है या आपके लिए म्यूचुअल फंड्स ही सही है। तो आप अगर 80% से शुरू करते हो, 80% म्यूचुअल फंड्स और 20% डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, और हर एक साल अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में भी ठीक ठाक कर रहा हूँ, मुझे सीखने मिल रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है,
तो आप अपना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में हर साल पोर्टफोलियो और एलोकेशन 10-10% बढ़ाते जाइए। तो एक साल के बाद आप म्यूचुअल फंड को 70% कर दीजिए, इसको 30 कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर 60-40, उसके बाद 50-50। ऐसे करते करते क्या होगा कि 8 साल के आसपास आप अपना 100% एलोकेशन म्यूचुअल फंड से हटा के डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो होगा क्या कि ये जो 8 साल है उसमें आप जब सीख रहे होंगे, गलतियां कर रहे होंगे, तो आप कम कैपिटल पे वो गलतियां करेंगे। और जो आपका 80% पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स में है इनिशियली, वो किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास है, एक्सपीरियंस फंड मैनेजर के पास है, तो वो अच्छा रिटर्न्स देगा। तो आपका जो म्यूचुअल फंड जब आप इनिशियली ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड वाला है वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा, और ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग वाला है वो ज़्यादा आपको नॉलेज देगा। तो धीरे 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 करके आपका एलोकेशन आप बैलेंस करते जाइए, इसकी तरफ टिल्ट करते जाइए, तो आपको यहाँ से रिटर्न्स भी मिलेगा जब तक आप सीख रहे हो। और फिर आपने सफिशेंट नॉलेज गैदर कर लिया है, आप अपने डायरेक्ट पोर्टफोलियो से भी अच्छे रिटर्न्स बनाने लगे हो, तो आपको यहाँ से भी रिटर्न्स मिलने लगा। मतलब यू विल नॉट मिस आउट ऑन योर रिटर्न्स। जबकि अगर आप डायरेक्ट 100% डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करोगे और 0% म्यूचुअल फंड्स में निवेश करोगे, तो पहले जब आप सीख रहे होंगे, गलतियाँ कर रहे होंगे, तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी टाइम तक अंडर परफॉर्म करेगा। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट अप्रोच रहेगा, जिसमें आपका कैपिटल अच्छे से ग्रो भी करेगा, आपको जो नॉलेज चाहिए इनिशियल ईयर्स में 5-7-10 साल, आपको वो नॉलेज भी मिलती रहेगी, और दोनों चीज़ें आपकी पैरेलली चलेंगी। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।